गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन। अभी तक 5 पार्ट्स में मैंने सोशलिज्म के बारे में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को बताया, टॉपिक्स को डिस्कस किया। बच्चों, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन को हम आज स्टार्ट करेंगे। बच्चों, विश्व के इतिहास में जैसे कि तुमने चैप्टर 1 पढ़ा था, यूरोपियन हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है इतिहास में, क्योंकि उसने पूरे संसार को एक नई विचारधारा प्रदान की। उसी तरह से बच्चों, रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति, इसने भी संसार को एक नई तरीके की विचारधारा से अवगत कराया। ठीक है, समाजवाद, सोशलिज्म। और जब सोशलिज्म बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, सघन हो जाता है, तो किस तरह से वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में चेंज हो जाता है ना। ये एक नई विचारधारा जो है रूस की क्रांति ने संसार को दी। इसलिए रूस की क्रांति भी विश्व इतिहास में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, रशियन रिवॉल्यूशन। और इससे प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर विश्व के अनेकों देशों में फंडामेंटल चेंजेस हुए, बेसिक चेंजेस हुए, वहाँ के रूलिंग सिस्टम में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारत में भी इस रूस की क्रांति का प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पड़ा। एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। तो बच्चों, हम लोग इसको समझते हैं, है ना, लाइन बाय लाइन हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा द रशियन रिवॉल्यूशन। इन वन ऑफ द लीस्ट industrialized of European states, this situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. In one of the least industrialized of European states, यूरोपीय राज्यों में एक सबसे कम उद्योग धंधों वाला राज्य या देश, मतलब रशिया। बच्चों, रशिया जो आप आज की डेट में देखते हो, एक वेल इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। कभी ये डेवलप्ड कंट्री में आता था, आज भी हम इसको डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, एक महाशक्ति के रूप में हम इसको जानते हैं। लेकिन ये बात हो रही है 1917 के आसपास की। उस समय बाकी यूरोप, जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना में रशिया में औद्योगिक क्रांति काफ़ी देरी से आई। जिस समय पश्चिमी जो यूरोप के देश थे, खास तौर से ब्रिटेन वगैरह, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनमें उद्योग धंधे तेजी से बढ़ रहे थे, फैक्ट्री सिस्टम आ गया था।
वहीं रूस काफ़ी पीछे था। रूस को हम पूर्वी यूरोप का हिस्सा मानते हैं, तो और पूर्वी यूरोपीय रियासतों या राज्यों की तरह रूस भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, जिसकी इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, कृषि पर आधारित थी। लेकिन मज़ेदार बात ये कि जो सोशलिज्म आरंभ हुआ था मजदूरों में काम फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की तरफ से, श्रमिकों ने जिस विचारधारा को, जिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया है ना, उस सोशलिज्म ने रसिया जैसे लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट को एक रिवॉल्यूशन दिया, एक क्रांति दी। किस तरह से समाजवादियों ने रूस में सत्ता पर कब्जा किया। अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, 1917 अक्टूबर के महीने में किस तरह से क्रांति करी। फरवरी 1917 में रूस में राजतंत्र का पतन हो गया, राजा के शासन की समाप्ति हो गई, और बाद में अक्टूबर में किस तरह से घटनाएं घटी, इन सब को मिलाकर हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, रूस की क्रांति कहते हैं। हाउ डिड दिस कम अबाउट? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन अकर्ड? ये सब कैसे हुआ, और जिस समय रूस की क्रांति हुई उस समय रूस में किस तरह की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थीं? To answer these questions, let us look at Russia few years before the revolution. इन सारी बातों का आंसर खोजते हैं, और उसके लिए हम रूस की क्रांति से कुछ वर्ष पहले के रूस को देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 1914 में। ये तो 1917 में हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन, लेकिन हम 3 साल पीछे जाते हैं, 1914 रशियन एम्पायर। इन 1914 जार निकोलस, बच्चों TSAR जो होता है इसमें T साइलेंट होता है, जार बोलते हैं इसको। जार एक तरह से एक पदवी होती है, राजा किंग जिसको बोलते हैं, रूस में राजा को जार, ठीक है। तो जार निकोलस सेकंड रूल्ड रसिया एंड इट्स एम्पायर। उस समय जार निकोलस सेकंड रूस पर शासन करता था, रूस उसका साम्राज्य था। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड, अब इसमें कौन कौन थे, मतलब इस रूसी साम्राज्य में कौन कौन से इलाके आते थे बच्चों, ये लिखा हुआ है इसमें। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, यानी मॉस्को के आसपास के इलाका जो है उसके अलावा द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। मतलब इस रूसी साम्राज्य में मॉस्को के आसपास का जो इलाका था वो तो मेन था, उसके अलावा फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ हिस्से, यूक्रेन और बेलारूस, ये इलाके भी रूसी साम्राज्य में आते थे जार के अंडर में। इट स्ट्रेस टू द पैसिफिक एंड comprise today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan। ये पूरा पैसिफिक इलाके तक था, पूरा पैसिफिक ओशियन तक का जो इलाका होता है, और आज का जो मध्य एशियाई जो राज्य थे यहाँ तक भी उसकी पूरी पहुँच थी, रूस में आते थे। इसके अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान ये भी रूसी साम्राज्य में आते थे। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट।
मुख्य रूप से यहाँ पर जो धर्म था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है बच्चों जो कट्टर होते हैं, जिनका जो अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, इसके अलावा बाकी धर्मों को अपने से निम्न मानते हैं और उनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की बात करते हैं, है ना। दैट इज़ ऑर्थोडॉक्स, वो कट्टर होते हैं मतलब। तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी यानी वो कट्टर जो ईसाई धर्म था वो वहाँ पर मुख्य धर्म था, जो कि रोमन जो साम्राज्य था, रोमन जो ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था उसको फॉलो करने वाले थे, ठीक है। बट लेकिन इसके अलावा वहाँ पर कैथोलिक्स भी थे, रोमन कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे। मतलब ये कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट ये भी क्रिश्चियनिटी के ही पार्ट हैं बच्चों, ये भी क्रिश्चियन रिलीजन को ही फॉलो करते हैं। मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी थे, ठीक है। ये देखो ये मैप दिया हुआ है बच्चों, ये रशियन एम्पायर दिया हुआ है आपको इसमें, ठीक है। ये देखो 1914 का जो मैप है। 2.2 इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब बच्चों रूस की अर्थव्यवस्था किस तरह की थी और वहाँ का समाज कैसा था, ठीक है। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists. मैं जैसा कि मैंने बताया कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी 1900 के बाद के वर्ष में रूस में अधिकतर लोग कृषि का कार्य करते थे। About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. This proportion was higher than in most European countries. 85% यानी 85% जो रूस की जनसंख्या थी, रूसी साम्राज्य की जो जनसंख्या थी, वो अपनी जीविका कृषि से उत्पन्न करते थे। कहने का मतलब वो अपना पेट भरने के लिए कृषि कार्य करते थे। और ये जो प्रपोर्शन है, ये जो अनुपात है, वो अधिकतर यूरोपीय देशों में सबसे ज़्यादा, यानी रूसी साम्राज्य में ही सब जो लोग रहते थे वो सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर थे अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में। फॉर इंस्टांस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%। और अगर हम उस समय के फ्रांस और जर्मनी की तुलना करें रूस से, तो फ्रांस और जर्मनी में 40 या और 50% लोग ही कृषि कार्यों से जुड़े थे, जबकि रूस में 85% 85% लोग जो है वो कृषि से जुड़ा कार्य करते थे। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। और रूसी साम्राज्य में जो किसान थे वो अपने परिवार को खिलाने के लिए, इसके अलावा मार्केट में बेचने के लिए भी अनाज का उत्पादन करते थे। और रूस जो है एक बहुत बड़ा निर्यातक था, अनाज का निर्यातक देश था, यानी दूसरे देशों को बेचने वाला। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, मतलब फैक्ट्री वगैरह जो भी थी थोड़ी बहुत वो पॉकेट्स में, मतलब कहीं कहीं इक्का दुक्का फैक्ट्रियाँ पाई जाती थीं। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। मुख्य जो औद्योगिक शहर थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। जो कारीगर थे, अधिकतर जो उत्पादन वस्तुओं का होता था वो कारीगरों के द्वारा होता था, लेकिन बड़ी फैक्ट्रियां भी थीं, है ना, बड़ी फैक्ट्रियां भी थीं। Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. बहुत सारी 1890 के दशक में बहुत सी नई फैक्ट्रियां लगीं जब रूस में रेलवे का विस्तार हुआ और विदेशी निवेश, विदेशों
के व्यापारियों ने जब अपना पैसा रूस में इंडस्ट्रीज खोलने में लगाना शुरू किया। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रप्ड। कोयले का उत्पादन दुगना हो गया और आयरन और स्टील प्रोडक्शन जो है वो चौगुना हो गया, 4 गुना बढ़ गया। By the 1900s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. और 1900 तक में, 1900 के दशक में कुछ ऐसे इलाके थे जहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर और जो कारीगर जो अपने हाथों से वस्तुओं का उत्पादन करते थे वो लगभग बराबर की मात्रा में हो गए। जहां पहले रूस में कारीगरों का बोलबाला था, यानी हाथ से वस्तुओं का निर्माण करने वाले जो थे कारीगर, ठीक है, वो ज़्यादा थे। फैक्ट्रियां बहुत कम थी तो फैक्ट्रियों में मजदूर भी उसी हिसाब से कम थे। लेकिन 1900 आते आते 1900 के दशक में कुछ इलाकों में मतलब फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या इतनी हो गई कि वो कारीगरों के बराबर हो गए। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। अधिकतर जो फैक्ट्रियां थीं, जो इंडस्ट्री उद्योग थे, है ना, वो निजी क्षेत्र में थे, यानी उनके अलग अलग मालिक हुआ करते थे, उद्योगपति हुआ करते थे। कुछ बड़ी ऐसी भी बड़ी फैक्ट्रियां थीं जिसको सरकार सुपरवाइज करती थी, उसकी देखरेख सरकार करती थी। वो इसलिए मतलब निजी क्षेत्र में भी अगर कोई प्राइवेट मालिक है, उसकी भी अगर कोई बड़ी फैक्ट्री है तो गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज करती थी, यानी गवर्नमेंट नज़र रखती थी ताकि मज़दूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल सके और जो उनके काम के घंटे हैं वो भी सीमित हों। ज़्यादा काम, ज़्यादा जो प्रेशर होता है मज़दूरों पर, ज़्यादा काम करने का, वो न रहे। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन सरकार ने जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स नियुक्त किए थे, जिनका काम था कि वो बड़ी फैक्ट्रियों में जाकर निरीक्षण करें, इंस्पेक्शन करें कि वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी है, मज़दूरों को मज़दूरी मिल रही है कि नहीं सही से, और उनसे ज़्यादा काम तो नहीं न लिया जा रहा है, ये काम था फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स का। लेकिन वो नियमों को तोड़ने से वो भी नहीं बचा पाते थे, ठीक है। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स कंपेयर्ड विद द 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। बच्चों, जहाँ एक और फैक्ट्रियों में जो लेबर, जो वर्कर काम करते थे वो 10 से 12 घंटा प्रतिदिन करते थे, वहीं जो क्राफ्ट यूनिट थी, यानी जो छोटी छोटी वर्कशॉप कार्यशालाएं होती थी जिनमें कारीगर काम करते थे, उनको कभी कभी एक दिन में 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरीज। और जो मजदूर थे, जो वर्कर थे, उनके लिए जो रहने की जगह हुआ करती थी, कभी सेपरेट रूम्स भी होते थे, अलग अलग कमरे भी मिले होते थे, और कभी कभी डॉर्मेटरीज भी होती थी। डॉर्मेटरीज बच्चों, डॉर्मेटरीज क्या होती है कि एक बड़ा हॉल जैसा रहता है, बड़ा हॉल रहता है, वहाँ 10, 20, 15, 20, 25, 30, 50 बेड डाले रहते हैं और उसी में सब लोग मज़दूर एक साथ रहते हैं, उसको डॉर्मेट्री बोलते हैं। मतलब वो उसमें प्राइवेसी नहीं होती है, एक अपना इंडिविजुअल कमरा नहीं मिलता, बल्कि एक ही बड़े से कमरे में कई लोग रहते हैं, तो उसको डॉर्मेट्री बोलते हैं। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। Some had strong links with the villages from which they came, others had settled in cities permanently. जो मजदूर भी थे बच्चों, श्रमिक थे, काम करने वाले फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप में, वो भी विभिन्न सामाजिक समूहों में बटे हुए थे, है ना, अलग अलग सामाजिक समूह थे उनके। कुछ जो मजदूर थे जो कि ग्रामीण इलाकों से आए थे औद्योगिक शहरों में काम करने के लिए,
अपने गांव से आए थे, लेकिन वो गांव से आए थे काम करने के लिए, काम करते थे वो शहर में फैक्ट्रियों में, लेकिन गांव से उनका नाता अभी भी जुड़ा हुआ था। उनका गांव आना जाना बना हुआ था, गांव में जो रिश्तेदार नातेदार थे उनसे उनका टच बना हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो अपना गांव में सब घर बार छोड़ करके, बेच करके, जो भी है वो मजदूरी करने आ गए थे, फैक्ट्रियों में काम करना, और परमानेंटली वहीं शहरों में ही सेटल हो गए थे। गांव से फिर उनका नाता नहीं रह गया। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। मजदूर जो हैं वो बटे हुए थे। मजदूरों का वर्गीकरण किया हुआ गया था। मतलब सरकारी या सरकार ने या किसी ने उनको बांटा नहीं था, आपस में ही एक अलग अलग ग्रुप बन गए थे उनके मजदूरों के, और उस ग्रुप का आधार था स्किल यानी हुनर। जैसे बच्चों आज की डेट में तुम लोगों ने सुना होगा जो वर्कर्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं, स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर जैसे बच्चों जो किसी तरह का कोई ट्रेनिंग उसको नहीं मिला होता है, कोई ट्रेनिंग उसने नहीं ली होती है, कोई किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं। जैसे मिट्टी खोदने वाला मजदूर होता है, या बिल्डिंग बन रही है तो उसमें ईंटा ढो रहा है, पत्थर ढो रहा है, या इस तरह की मजदूरी का काम कर रहा है, तो ये अनस्किल्ड होते हैं। ये किसी तरह का कोई खास इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन्होंने नहीं ली होती है। दूसरे नंबर पे बच्चों सेमी स्किल्ड होते हैं। सेमी स्किल्ड यानी जिन्होंने हल्की फुल्की ट्रेनिंग ली हुई है, जैसे राज मिस्त्री जो होता है, जो ईंटा जोड़ने का काम करता है, घर वगैरह बनता है तो ईंटा जोड़ने का काम करने वाला जो मजदूर होता है उसको हम सेमी स्किल्ड कहेंगे। यानी जो अनस्किल्ड लेबर से वो थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन एकदम ट्रेंड स्किल्ड जो वर्कर होता है उससे नीचे होता है, बीच का होता है ना। बहुत अच्छे से उसने प्रशिक्षण नहीं लिया होता है, लेकिन काम चलाऊ वो काम कर सकता है। इसी और जो कैटेगरी इसके बाद होती है वो होती है स्किल्ड। स्किल्ड यानी जो पूरी तरह से प्रशिक्षित मजदूर होता है, यानी उसने अपनी पर्टिकुलर जॉब में उसने पूरी ट्रेनिंग ली है बाकायदा, और ऑफिशियली ट्रेनिंग ली है, वो ट्रेंड है और अपने उस काम को बेहतरीन ढंग से कर सकता है, उसको हम स्किल्ड कहते हैं। तो जो स्किल्ड लेबर होता है, स्किल्ड वर्कर होता है, वो थोड़ा अपने आप को ऊंचा समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं कि भाई हम ट्रेंड हैं, वेल ट्रेड हैं, पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। जो भी काम हम करते हैं, मान लो कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया है, मान लो कोई मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल मैकेनिक है तो उसने उसमें बाकायदा उसने पढ़ाई की है, ट्रेनिंग ली है ना। जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, तो इस तरह से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों रूस में भी जो मजदूर थे, श्रमिक थे, स्किल के आधार पर, अपने हुनर के आधार पे वो बटे हुए थे। कैसे बटे हुए थे देखते हैं उसको। A metal worker of St. Petersburg recalled, metal workers considered themselves aristocrats among other workers. Their occupation demanded more training and skill. सेंट पीटर्सबर्ग में काम करने वाला, सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक शहर, एक अच्छा शहर, इंडस्ट्रियल टाउन, जहाँ पर मेटल यानी धातु, मेटल फैक्ट्री में जहाँ पर आयरन एंड स्टील वर्क होता हो, चाहे कॉपर वर्क होता हो, किसी धातु का काम होता हो, है ना, वो उसके अनुसार, एक मेटल वर्कर के अनुसार, मेटल वर्कर अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते हैं अन्य मजदूरों की तुलना में। एरिस्टोक्रेट यानी अभिजात्य, सुपीरियर, बड़ा, है ना, ऊंचा।
क्यों? क्योंकि जो उनका कार्य है, उनका जो ऑक्यूपेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण और हुनर की आवश्यकता होती है। तो इस लाइन से तुम क्या समझे बच्चे? तुम लोग सीधा सीधा ये समझो कि जो मेटल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, मेटल वर्कर, वो अपने आप को थोड़ा हाई प्रोफाइल समझते थे, है ना। वो सोचते थे कि हम टेक्निकल, जैसे आज के डेट में बच्चों एक सिंपल इलेक्ट्रीशियन है मान लो, जिसने आईटीआई की ट्रेनिंग की है, और एक आईटी इंजीनियर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अपने आप को ज़्यादा एरिस्टोक्रेट समझेगा, है ना। कहेगा कि भाई मेरा काम बहुत ज़्यादा माइंड वाला है, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है। तो उसी तरह जो मेटल वर्कर है, उस समय जो मेटल वर्कर थे वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा और सुपीरियर समझते थे। उनका मानना था कि हमारा काम बहुत ही स्किल्ड और ट्रेंड पर्सन ही कर सकता है। वीमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914, बट दे वर पेड लेस देन मैन, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैंस वेज। महिलाएं, फैक्ट्रियों में काम करने वाली जो महिलाएं थी उस समय, स्त्रियां थीं, वो लगभग 31% थीं। 31% महिला मजदूर भी काम करती थी 1914 तक। लेकिन पुरुषों की तुलना में उन्हें मजदूरी या तो आधी या 3/4 मिलती थी। यानी पुरुष को यदि 100 रुपया मिलता होगा तो महिलाओं को या 50 रुपये मिलते थे या फिर 75 रुपये मिलते थे। ठीक है। डिविजन्स एमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। मजदूरों के बीच में विभाजन उनकी पोशाक से भी दिखाई पड़ता था। यानी वो जो कपड़े पहनते थे मजदूर, उन कपड़ों को देखकर भी पता चल जाता था कि कौन मजदूर कैसा है। Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. कुछ मजदूरों ने अपने संगठन बना रखे थे, अपना एक पार्टी टाइप का संगठन बना रखा था, यूनियन बना रखा था, और वो लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके पैसा रखते थे ताकि जब उनकी एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स यानी श्रमिक जो हैं, जो कि उनके संगठन के सदस्य हुआ करते थे, अगर बेरोजगार हो गए या उन्हें कभी पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो ये एसोसिएशंस जो हैं उस फंड की सहायता से, इकट्ठे पैसे की सहायता से उन मज़दूरों की मदद कर देती थी। लेकिन इस तरह के संगठन काफ़ी कम थे बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं सारे वीडियोस बच्चों, जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्लास 9th में मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा पढ़ा दिया, और अभी ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं रशियन रिवॉल्यूशन, इन सब को मैंने प्लेलिस्ट में ग्रुपिंग कर दी है। अगर जैसे तुम लोग प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस लिंक को आप टैप करोगे तो उस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि और भी बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।